अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग प्रोग्राम खबर वही अंदाज में मैं हूं आपके साथ शीरीन जुल्फिकार और मेरे साथ मौजूद हैं सोबिया तारिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमेशा की तरह आगाज करते हैं अपनी अच्छी बात से। तो सुना है कि तारीफों की पुल के नीचे मतलब की दुनिया बहती है और इंसान के किरदार की दो खुसूसियात हैं, या तो वो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। क्या बात है, ये देखिए बड़ी अहम बात आपने की है और इसको थोड़ा सा ना रिलेट भी करते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं ना कि जब किसी चीज से खौफ महसूस करो तो उसमें कूद पड़ो, क्योंकि ज्यादा खौफ और एहतियात उस खतरे से ज्यादा खतरनाक है। और देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए दूसरों की ज़िंदगी से मवाजना करना छोड़ दें, खुदार अपने आप को दूसरों की ज़िंदगी से कंपेयर करना छोड़ दें। और देखिए ये तो ना सोबिया हकीकत भी है, ये तो रियलिटी भी है कि पुरसुकून ज़िंदगी अगर आपने गुजारनी है, पीसफुल ज़िंदगी गुजारनी है, तो अपने से जो नीचे लोग हैं ना उनको देखें। अपने से ऊपर जो लोग हैं उन्हें देखकर आप यकीनी तौर पर आप ये सोचें कि ठीक है ये वो मुकाम है जो मैं हासिल करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ। दैट्स ओके। एम्बिशियस होना बुरी बात नहीं है, ना शुक्रा होना बुरी बात है। जब आप अपने से नीचे लोगों को देखेंगे तो आपके अंदर शुक्र की एक वो एलिमेंट आ जाता है कि खुदा का शुक्र है कि मेरे पास बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे इतनी ज़्यादा नेमतों से नवाजा है। ये तमाम तर चीज़ें आपके अंदर तभी आती है जब आप अपने से नीचे लोगों को देखते हैं कि वो किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। सबर शुक्र में ही खैर भी है और बरकत भी है। बरकत बहुत ज़्यादा है शीरी, अगर आप शुक्र करते हैं, सबर करते हैं। वो कहते हैं ना कि कुछ मांगने से पहले जो आपके पास पहले मौजूद है उसका शुक्र अदा करना सीखें, तो अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा नवाजता है। तो जनाब अगर हम रेस लगाने के बजाय इर्द गिर्द ज़्यादा जो कह सकते हैं कि कंपैरिजन करने की बजाय अपने खिदमत खल्क में मसरूफ हो जाएं, तो ज़िंदगी आपकी ना बड़ी हसीन हो जाती है, खूबसूरत हो जाती है, आपको उसका मज़ा आने लगता है, लुत्फ़ अंदोज़ होने लगते हैं आपको। और फिर सबसे बड़ी बात, आप शुक्र अदा करने लगते हैं कि खुदा ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है। देखिए जो इबादत हैं, जो हुकूकुल अल्लाह हैं, देखिए वो तो कहते हैं ना कि आपने वो तो करने ही करने, वो तो आप पे फ़र्ज़ हैं, सही सी बात है। लेकिन हुकूकुल इबाद जो है ना वो आप कहते हैं ना उसकी माफ़ी नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त बात है, हुकूकुल अल्लाह की माफ़ी है। अब जी हम थोड़ा सा इस सारी चीज़ों को कोशिश करते हैं जब भी अपनी रोज़ाना की अच्छी बात में थोड़ा सा हर जाविये से हम आप लोगों को चीज़ें समझा सकें। अब आज जैसे कि हमने आपसे ये बात की कि आपका ज़रूरत इस बात की है कि आप मवाजना ज़रूर करें, लेकिन थोड़ा सा कोशिश ये करें कि उनमें जो एक पॉजिटिव साइड्स हैं अगर करें भी तो अपनी ना बेहतरी के लिए करें, बेहतरी के लिए करें, ना कि इसलिए कि आप जी बिल्कुल शीरी, ना कि इसलिए हम मवाजना करें कि हमने उसके साथ मुकाबला करना है, हमने उससे आगे निकलना है। नहीं, आपने अपनी बेहतरी के लिए करना है। सीखें कुछ ना कुछ। जब आप देखिए आप मवाजना करते हैं या आप इसे चले मवाजना का नाम नहीं भी देते हैं, रिपीटेडली हम इसे ये कहते हैं कि हम लोगों से देख कर सीखते हैं, उनके काम है। अब जब आप सब्र शुक्र करेंगे तो आप में ऑटोमेटिकली जो इस बात की कहते हैं ना लगन है ज़्यादा काम करने की, शुक्र अदा करने की। अब फॉर एग्जांपल आप अपने दिन को ऑब्जर्व करें। देखिए हम अपने घर से निकल कर यहाँ तक आते हैं, हमें कितने लोग मिलते हैं। अगर आप गाड़ी के जरिए आ रहे हैं तो आपको मोटर बाइक वाला नजर आएगा, अगर आपकी बाइसिकल अपनी है, ठीक है, तो आपको साइकिल वाला कोई नजर आएगा, फिर आपको पैदल चलने वाले नजर आएंगे, ठीक है। और इवन दो अब जो खवातीन है वो कितनी ज्यादा हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट हो रही हैं, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा लगता है उनको देखकर। तो वो भी दूसरों से देखकर सीखे। मतलब हमेशा कहते हैं ना नाशुक्री का जो एलिमेंट है वो आपकी अपनी एनर्जी डीम डाउन करेगा और आपको कभी भी वो खुश नहीं होने देगा। देखिए इससे नुकसान क्या होगा, आप थोड़ा इसको ना जरा समझते हैं। जब आप बिल्कुल कहते हैं ना डिसअपॉइंटेड हुए, आपने दिन का आगाज ही निकलते साथ इस बात से कर दिया कि आज मेरे पास ना गाड़ी नहीं है, आज मेरे पास बाइक नहीं है, आज मैं पैदल जा रही हूँ, ये नहीं है, वो नहीं है। अब आप सोचें कि आज दिन में बहुत कुछ पॉजिटिव हो सकता था, ठीक है, लेकिन आपने वहीं पर जी क्या कर दिया, फुल स्टॉप लगा दिया और आपने कह दिया यार ये मेरा क्या दिन शुरू हो गया। और फिर पूरा दिन जिस तरीके से आपके सामने कोई पॉजिटिव चीज़ भी आ रही होगी ना, तो वो भी आप उसको नेगेटिवली परस्यू करना शुरू करेंगे। और शीरी ये वाला एलिमेंट ना हम सेहत के मामले में भी बहुत करते हैं। उसकी स्किन इतनी अच्छी है, इतनी ग्लो कर रही है, हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें भी तमाम तर नेमतों से नवाजा है। अल्लाह ने कोई हमें माजूर पैदा नहीं किया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तरह की नेमतों से महरूम है, लेकिन उसके बावजूद वो खुशी से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। देखिए आप ना सबसे पहले रोजाना सुबह उठकर आपने क्या काम करना है। अगर आपका कोई बड़े से बड़ा, आप जितने दिल बर्दाश्त हैं, मैं कहती हूँ आप जितने हार्ट ब्रोकन हैं, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप लाइफ हो, चाहे वो आपकी एकेडमिक लाइफ हो, आप ये देखें कि आपने सुबह उठकर एटलीस्ट आप खुद से सांस ले पा रहे हैं,
سب سے پہلا، کیونکہ کتنے لوگ آج بھی ہاسپٹلز میں وینٹیلیشن پہ ڈیپینڈنٹ ہے، سب سے آپ دیکھیں کہ بنیادی چیز کہ آپ خود کتنا جو ہے وہ کہتے ہیں نا اپنے آپ کو مکمل کر پا رہے ہیں، آپ بستر سے اتر کر چل پا رہے ہیں، 2 قدم لے پا رہے ہیں، آپ پھر دیکھیں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں کہ کتنے لوگ اس نعمت سے بھی خدا کی محروم ہیں. آپ کے سامنے پانی کا گلاس پڑا ہے، آپ وہ پی پا رہے ہیں، آپ اس پہ شکر ادا کریں. ٹھیک ہے، کتنے لوگ بیچارے ڈائلسس پہ ہوتے ہیں، بہت سے ڈائلسس پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ دیکھیں ان کے پاس شاید بنیادی سہولیات میں پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں ہوتا، اور یہ تو ایگزامپلس خود ہم آپ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ اگر روزگار پہ جا رہے ہیں اس کا شکر ادا کریں کہ آج آپ نے جاب پر جانا ہے، آپ کے پاس کوئی کام ہے، آپ کے پاس کوئی بریڈ اینڈ بٹر ہے. تو بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے. آپ دیکھیں ہر موقع آپ کو شکر ادا کرنے کا کہتے ہیں نا مارجن دیتا ہے. ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں سے براہ راست مخاطب ہیں، تو یہی بات ہے نا کہ آپ جتنی چیزیں اللہ پاک کی نعمتیں دیکھیں اس پر لازمی صبر و شکر کریں. بالکل. جلدی سے ہم اپنی ٹاپ سٹوریز پر نظر ڈال لیتے ہیں. ہمیشہ کی طرح ہی ہماری ٹاپ سٹوریز سے ہمارا اچھی بات کے بعد جو آغاز ہوتا ہے ٹاپ سٹوریز سے ہوتا ہے. تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ حکومت کا عوام سے ایک اور مذاق سامنے آیا ہے. پیٹرول 75 پیسے کم کر کے زخموں پر نمک چھڑک دیا ہے. ہائی سپیڈ ڈیزل 2 روپے 24 پیسے مہنگا ہو چکا ہے، جبکہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں گر گئی ہیں. پروگرام میں آگے چل کے دیکھیں گے کہ مزید کیا گنجائش بن سکتی تھی. اور جی، ایران کے میزائل حملوں کے جواب میں امریکہ کی جو خوفناک بمباری ہے وہ جاری ہے. ایران کے کئی شہر دھماکوں سے لرز اٹھے ہیں. حملے 2 ہفتے تک جاری رہ سکتے ہیں. امریکی اخبار یہ دعویٰ کر رہا ہے اسرائیل کو بھی حملوں میں شامل کیا جا سکتا ہے. دیکھیں پھر سچویشن کس جانب بڑھے گی. واشنگٹن نے ایک ساتھ کئی آپشنز پر غور شروع کر دیا ہے. ذرا آگے چل کے دیکھیں گے پروگرام میں کس حوالے سے مزید کیا ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے. اس کے علاوہ ہنگو میں شہید 10 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے. پشاور میں فتنہ الخوارج کا حملہ ناکام بنا دیا گیا، جبکہ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کارروائیاں بھی جاری ہیں، اور ساتھ ہی 32 امن دشمن مارے گئے ہیں اسی کارروائیوں کے دوران. اور جی، آزاد کشمیر الیکشن کے پہلے مرحلے میں مبینہ دھاندلی پر بلاول بھٹو سیخ پا نظر آئے. کافی زیادہ مسلم لیگ نون کو نسل در نسل دھاندلی کی پیداوار کہہ دیا انہوں نے. تحریک انصاف سے اپنے حق اور کشمیر کے لیے ووٹ ڈالنے کی انہوں نے اپیل بھی کر دی. اور نون لیگ کا بھی نہلے پر دہلا یہ ہوا ہے جناب کہ اختیار ولی نے کہا تانے دینا بلاول کو زیب نہیں دیتا. ایسا ہی کرنا ہے تو پھر ایوان صدر سے شروعات کریں اور تمام آئینی عہدوں سے استعفیٰ دے کر گھر جائیں. کیا کچھ ذرا پولیٹیکل سینیریو میں کل ہوتا رہا اس پر بھی آگے چل کے دیکھیں گے. اور اس کے علاوہ سیلاب کی تباہ کاریاں بھی جاری ہیں. فیروز والا سے لے کر 18 ہزاری تک درجنوں دیہات ڈوب چکے ہیں. سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں وہ برباد ہو کر رہ گئی ہیں. مونسون بارشیں مزید تباہی بھی مچا سکتی ہیں. یہ فور کاسٹ ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں نیا اسپیل بھی آئے گا اور مونسون کی بارشیں بھی ہوں گی جس سے مزید تباہی بھی ہو سکتی ہے. تو اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے جو ہمارا ہاٹ ٹاپک ہے یہ تو مانسون کی تباہ کاریاں ہے نا. یہ تو انٹرنیشنل تباہ کاریاں بیسیکلی جو ہمارا ہاٹ ٹاپک ہے. ایگزیکٹلی. اس میں امریکہ اور ایران کی جنگ بندی شروع ہوتے ہی کچھ دن گزرتے نہیں کہ حملوں کا سلسلہ پھر سے شروع ہو جاتا ہے. یہ تو ہم بہت دیر سے دیکھ رہے ہیں نا شیری. مشرق وسطی میں امریکی تنصیبات پر ایرانی نواز ملیشیاؤں کے حملوں کے بعد امریکہ نے ایران پر حملوں کی نئی لہر شروع کر دی ہے. ابھی کل تک ہم یہ دیکھ رہے تھے شیری کہ شاید مذاکرات کامیاب ہو جائیں اور پھر مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد سیز فائر ایک بار پھر سے ہو جائے، لیکن پھر سے اس طرح کے حملے شروع ہو جاتے ہیں. سریک، فارس، بشہر، اہواز اور خوزستان سمیت مختلف شہروں پر خوفناک فضائی بمباری کی گئی، جبکہ کشم میں رہائشی عمارت نشانہ بنائی گئی اور اس کے علاوہ 2 افراد اس میں جاں بحق ہو گئے. اہواز میں توانائی تنصیبات پر بمباری کی گئی. شہر میں بجلی بند ہے. امریکی سینٹ کام کی تصدیق بھی سامنے آئی ہے. کہا کہ مڈل ایسٹ میں امریکی اڈوں پر حملوں کا طاقتور جواب دیا جا رہا ہے. حملوں کا دائرہ وسیع کیا جائے گا. منصوبہ 2 ہفتوں تک جاری رہ سکتا ہے. امریکی اخبار کی جانب سے یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے اور امریکی اخبار لکھ رہا ہے کہ اسرائیل کو بھی حملوں میں شامل کیا جا سکتا ہے. واشنگٹن نے ایک ساتھ کئی آپشن پر جو غور ہے وہ شروع کر دیے ہیں. صدر ٹرمپ نے امریکی فوجی اڈوں پر حملوں کا سخت جواب دینے کی دھمکی دی تھی، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ تہران نے میزائل داغے، اب ہماری باری ہے. یہ واضح بھی کر دیا کہ چین کی جانب سے ایران کو ایئر ڈیفنس سسٹم دینے پر ہمیں حیرت نہیں ہے. دیکھیں گے کہ اب معاہدہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. بعض اوقات جب امریکی صدر ٹرمپ یہ باتیں کر جاتے ہیں تو تھوڑا سا سچویشن دیکھنے والی ہوتی ہے کہ اب معاملات کس جانب بڑھیں گے، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اب پھر اگریمنٹ کی واقعی حیثیت کیا ہے. لیکن سوال یہ کہ جب وہ اگریمنٹ ہوا تھا، جب میمورنڈم ہوا تھا، تو اس کی پھر کون سا جو ہے وہ زیادہ
बिल्कुल ऐसी कहते हैं ना कि वैसे उसे फॉलो किया गया था। अब जी ईरान आइंदा चंद हफ्तों में चीन से मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स हासिल करने वाला है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। बरतानी खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स की जानिब से इंकशाफ किया गया नाज़रीन, और ये रिपोर्ट ये बताती है कि तेहरान को कंधे पर रख कर फायर किए जाने वाला 400 एयर डिफेंस सिस्टम्स की ये पहली खेप मिलने वाली है। मुआहदे की जो मालियत है वो तकरीबन 60 से 70 मिलियन डॉलर के दरमियान है। ये आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर रॉयटर्स की जानिब से जो ये इंकशाफ हुआ है उसमें भी आप ये पढ़ सकते हैं बाकायदा जो चल रही है विजुअल्स, और इसे बेसिकली शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस को मजबूत बनाने की एक अहम कोशिश करार दिया जा रहा है। और इस डील को अमेरिका के साथ जंग के तनाजुर में काफी ज्यादा अहम समझा जा रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ये ऐड ऑन बिल्कुल दुरुस्त बात है, जाहिर सी बात है, फिर सिचुएशन जो है वो ज्यादा क्रिटिकल हो सकती है। बिल्कुल हम ये देख रहे हैं कि जब हथियारों का तबादला जारी होगा, वो जारी रहेगा, तो फिर जाहिर सी बात है सिचुएशन संभालना खुदा न खास्ता मुश्किल हो जाए। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और ताज़ा तरीन खबर दें आपको डेरा इस्माइल खान से, जहां पर पुलिस लाइंस माल खाने में रखा गया बारूदी मवाद धमाके से फट गया है, जबकि धमाके में बम डिस्पोजल स्क्वाड के इंचार्ज इनायतुल्लाह जख्मी हो गए हैं। और इसी बारे में हम मजीद जान लेते हैं। समा के नुमाइंदे अहमद नवाज मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद बताइएगा ये कैसे पेश आया और इस वक्त की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ये इजाज शहीद पुलिस लाइन में जो है मालखाना था और जिसमें अचानक जो है वो धमाका हो गया। धमाके के नतीजे में 3 जो कमरे थे वो मुनहदम हो चुके हैं और उसमें जो बम डिस्पोजल स्क्वाड के जो इंचार्ज हैं उनका भी कमरा था, वो उसमें शदीद जख्मी हुए हैं। जख्मी होने के बाद उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और इसके अलावा पुलिस की भारी नफरी और बम डिस्पोजल स्क्वाड की जो इजाफी नफरी थी उनको तलब कर लिया गया है और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और पुलिस की जानिब से जो है तहकीकात की जा रही हैं। जी ठीक है, पुलिस की जानिब से तहकीकात की जा रही है। तो आपको हम यहाँ पे अपडेट कर रहे थे कि ये वाक़या पेश आया है डेरा इस्माइल खान में, जहाँ पर बारूद मवाद जो है वो धमाके से फट गया है और धमाके में बम डिस्पोजल स्क्वाड के इंचार्ज इनायतुल्लाह जख्मी हुए हैं। और ये पेश आया है डेरा इस्माइल खान से, जहाँ पुलिस लाइंस माल खाने में रखा गया बारूदी मवाद धमाके से फट गया है और धमाके में बम डिस्पोजल स्क्वाड के इंचार्ज इनायतुल्लाह जख्मी भी हुए हैं। तो बहुत ही ये एक यकीनी तौर पर हम ये खबर आपको दे रहे हैं पुलिस लाइंस माल खाने के हवाले से, जहां बारूदी मवाद धमाके से फट गया। इब्तदाई तौर पर पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है और ये कुछ इस हवाले से इंसाइट्स हैं जो कि सामने आ रही हैं। अब जी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं आम दुश्मनों के एक और बुज़दिलाना वार की, क्योंकि सामने से आकर तो दुश्मन वार कर नहीं सकता। बुज़दिलाना जो हरकतें हैं वो हम देख रहे हैं। हंगो में खजीना बांडा चेक पोस्ट पर हमला हुआ और डीएसपी दियार खान समेत 10 एहलकार शहीद हुए हैं, 20 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। जवाबी कार्रवाई में 6 हमलावर हलाक हुए हैं। जख्मी एहलकारों को डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पेशावर में थाना मतनी की चौकी में फितना और खवारिज का हमला वहां पर नाकाम बना दिया गया और इलाके में सर्च ऑपरेशन वहां पर अभी भी जारी है। शोहदा की नमाज जनाजा अदा की गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में बड़ी कार्रवाइयाँ इस हवाले से हम देख रहे हैं कि अमल में लाई जा रही है। 32 अम दुश्मन हलाक किए गए हैं। खैबर में 24 और नोशकी में भारतीय स्पॉन्सर्ड 8 खवारिज हलाक हुए हैं। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया है। तो ये ना एक तरह से कहा जा सकता है कि बिल्कुल वाज़े कर दिया गया है कि ये हमारी रेड लाइन है, जो भी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। जो भी हमारी सिक्योरिटी के ऊपर कोई भी इस तरह की कार्रवाई करने की कोशिश करेगा उसको भरपूर किस्म का जवाब दिया जाएगा। और इस तमाम तर चीज़ों में, इन तमाम तर कार्रवाइयों में हमारी अफवाज पाकिस्तान के साथ हमारी आवाम शाना बशाना ही खड़ी है। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं और बात करें कि पेशावर में थाना मतनी चौकी अदेजी पर फितना खवारिज का हमला नाकाम बना दिया गया है। जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे कि इस तरह की कार्रवाइयां जारी हैं, भरपूर जवाब दिया जाएगा पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से। पुलिस हुकाम के मुताबिक जवानों ने बर वक्त जवाबी कार्रवाई की है। दहशतगर्दों के हमले में कोई जानी या फिर माली नुकसान नहीं हुआ, जबकि फरार दहशतगर्दों की तलाश के लिए पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। और ये आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पेशावर में थाना मतनी चौकी अदेजी पर फितना खवारिज का हमला नाकाम बना दिया गया है और पुलिस हुकाम के मुताबिक जवानों ने बर वक्त जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में इसको नाकाम बना दिया गया। बिल्कुल हम वक्त तैयार हमारी फौज है माशाल्लाह। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना खवारिज पर पाक वतन की जो ज़मीन है वो तंग हो रही है दिन बर दिन। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतलात पर ताबड़तोड़ एक्शन हम देख रहे हैं कि जारी है। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में 24 घंटे के दौरान भारतीय प्रॉक्सी से ताल्लुक़ रखने वाले 32 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। असलहा और धमाका खेज मवाद भी बरामद कर लिए गए।
ISPR के मुताबिक ज़िला खैबर में मुख्तलिफ मकामात को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। फितनान ख़वारिश से ताल्लुक़ रखने वाले 24 दहशतगर्द मारे गए हैं। बलूचिस्तान के ज़िला नौशकी की बात करें, जहाँ शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनान हिंदुस्तान से वाबस्ता 8 दहशतगर्द हलाक भी कर दिए गए हैं। सदर और वज़ीर आज़म का फोर्सेस को खराज तहसीन इस मौके पर सामने आया, वाज़ेह कर दिया दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ये जो जंग है वो जारी रहेगी और उस पर ज़ीरो टॉलरेंस होगा। कहते हैं ना कि एक इंच भी, एक छोटा सा हिस्सा भी ना हम अपनी ज़मीन का ये जो शरपसंद अनासर हैं उनके हवाले नहीं होने देंगे। और आप देख रहे हैं जिस तरीके से हमारा वक्त तैयार सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिस तरह से जानों का नजराना देकर वो कहते हैं ना पाक वतन के चप्पे चप्पे का दिफा कर रहे हैं, मैं कहती हूँ लायक तहसीन है, सलाम है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। एक अफसोसनाक खबर हम शामिल करते हैं लाहौर से, जहां पे हरबंसपुरा में घर की छत गिरने का वाकया पेश आया है। मलबे से एक खातून, नौजवान और एक बच्ची की लाशें निकाल ली गई हैं और इसी हवाले से हम ताज़ा तरीन तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे सालिक नवाज से। सालिक, बताइएगा क्या सूरत हाल है, क्या तमाम लोगों को मलबे से निकाल लिया गया है? तो यहाँ पे लाहौर में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है हरबंसपुरा के इलाके में, जहाँ पर घर की छत गिर गई है और छत गिरने के वाक़े में मलबे से एक खातून, एक नौजवान और एक बच्ची की लाशें निकाल ली गई हैं। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर। रेस्क्यू की टीमें हैं वो ज़ख्मियों को मलबे से निकालने का अमल जारी है, उनको अस्पताल मुंतकिल करने का अमल भी इस वक्त जारी है। और लाहौर से ये अफसोसनाक खबर है जहाँ पर हरबंसपुरा के इलाके में घर की छत गिरने का यह वाक़या पेश आया है। मलबे से एक खातून, नौजवान और एक बच्ची की लाशें भी निकाल ली गई हैं। तो जी ये तो हो गई लाहौर की बात। फैसलाबाद में भी एक ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां झंग रोड पर बारिश के बाइस घर की छत गिरने से 2 कमसिन बच्चों की जान चली गई है। जान बहक होने वालों में 6 माह का रिजवान और 5 साल का सुबहान शामिल है। माँ और एक बच्चा शदीद ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अब देखिए इस तरह के जो वाक़यात होते हैं ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि नॉर्मल हादसा तो और बात है, लेकिन बारिशों में चूँकि ये जो ज़ाहिर सी बात है जिस तरह से ये घर बने हुए होते हैं सोबिया, ये और ज़्यादा चूँकि बारिश का पानी जब ठहरा हुआ होता है या बारिश इस पर पड़ती है तो फिर ये और इसकी जो बुनियादें हैं ना वो कमज़ोर हो जाती हैं और हम देखते हैं इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। लेकिन आप देखें ना कि अनफॉर्चुनेटली एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं किया जा सकता, लेकिन उस पर भी इट्स अ लॉन्ग डिबेट कि वहाँ पर जो वहाँ के इर्द गिर्द की इंतज़ामिया है वो कहाँ है। क्या वो ये नहीं देख रही हैं कि सिक्योरिटी मेयर्स वहाँ पर लिए गए नहीं लिए गए, ये जो घर वक्ती तौर पर तामीर किए जाते हैं और फिर अब देखें कि इट कॉज। अब हमने देखा गुज़िश्ता कुछ दिनों में इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा पेश आए। कहना में एक इस तरह का वाक़या पेश आया था जहाँ पर ट्यूशन सेंटर की छत गिरने की वजह से इतने बच्चे वहाँ पर शहीद हुए थे, जहाँ हो गए थे, बेचारी माओ की गोदें उजड़ गई थी। लेकिन उसके बावजूद इस तरह के वाक़यात बहुत से सामने आने लग गए हैं। खुसूसी तौर पर शीरीन, जैसा कि आपने कहा कि मॉनसून का जो सिलसिला है वो जारी है, वो मौसम चल रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। और हमने खास तौर पर शीरीन ये देखा कि बहुत से इलाकों में TR गार्डर की छतें होती हैं, जिसकी वजह से ये छतें इस मौसम में खुसूसी तौर पर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं और इस तरह के हादसात तो बिल्कुल ऐसा ही है। हम उम्मीद यही करते हैं, दुआ यही करते हैं कि इस तरह के जो और वाक़यात हैं वो रोनमा ना हो। तो बात करते हैं कि हुकूमत ने अवाम के साथ एक और मजाक किया है। रोजाना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन अवाम के जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। हुकूमत ने गुज़िश्ता रात पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 75 पैसे कम किए हैं, जबकि हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 24 पैसे महंगा कर दिया है। हालांकि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें एक बार फिर से गिरने लगी हैं। अफसोस होता है इस तरह की रोजाना बात करते हुए, क्योंकि हम तो यहाँ पर ये तवक्को लगाए बैठे हुए होते हैं कि रोजाना जब आप लोगों के सामने आ रहे हैं काश कुछ कीमतें इस हद तक कम हो, ये खुशखबरी हम आपको दे सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अगर डीजल की नई कीमत की बात कर लें तो 390 रुपये 62 पैसे तक अब ये जा पहुंची है और पेट्रोल के जो निर्ख हैं वो आपको बताते हैं 335 रुपये 6 पैसे फी लीटर में फरोख्त किया जा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में अमरीकी खाम तेल 83 और बरतानवी ब्रेंट क्रूड $89 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। अब आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में तो कीमतें कम हो रही है, यानी कि उज़र क्या होता था हमेशा हुकूमत के पास कि जी इंटरनेशनल मार्केट से तेल इतना ज़्यादा, हाल उसमें भी आप देखिए कि लॉजिक कभी भी नहीं सामने आती थी। जो ऑयल महंगा हुआ है वो तो अभी तक आप तक पहुंचा ही नहीं है। आपके पास तो 15 से 20 दिन का एक एडिशनल रिजर्व मौजूद होता है जिस पर आप कीमतें बढ़ा देते हैं या ये मामूली कुछ पैसे कम कर देते हैं। अब वही बात है ना, कल हमारे पास जैसे कि ज़ाहिर एनर्जी एक्सपर्ट्स भी जब हमारे प्रोग्राम में आकर बात करते हैं
تو وہ بھی یہی رائے اپناتے ہیں کہ یہاں پر صرف اور صرف مذاق تو کیا جا رہا ہے عوام کے ساتھ، لیکن اس کے جو کچھ ڈائنامکس ہیں جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو عذر اپنایا جا رہا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم IMF کنسٹرنٹ ہیں، ہمارے پاس اور دیگر جو لیویز ہیں، جو سبسڈیز ہیں، وہاں سے حکومت کو بہت ساری چیزیں مینیج کرنی ہوتی ہے. اور جیسے کہ کل ہمارے پاس گیسٹ موجود تھا، کہا نا کہ آپ کے پاس صرف ایک یہ پیٹرولیم مسواک کی قیمتیں یہ صرف 300 روپیز یا ایڈ آن نہیں ہے، اس میں آپ کے پاس لیوی کتنا ہے، اس میں آپ کے پاس ٹیکس کتنا ہے، اس میں آپ کے پاس کلائمیٹ سپورٹیو ٹیکس کتنا ہے. لیکن سوال یہ کہ کیا یہ سب آپ نے عوام کی جیبوں سے وصول کرنا ہے؟ اچھا اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ صرف عوام نے پیٹرولیم مصنوعات کے ذریعے یعنی کہ پیٹرول اپنی گاڑی میں ڈلوا کر آپ نے یہ پے بیک نہیں کرنا. اب جب اس کے بعد آپ کسی سبزی فروش کے پاس رکیں گے، گھر کی بنیادی آپ سبزی روٹی جو بھی ہے خریدیں گے وہاں سے، تو وہاں پر بھی اس کے پاس سبزی کی قیمتیں بھی مہنگی ملیں گی. اس کے علاوہ جو ٹرانسپورٹ کے کرائے ہیں ان میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. وہ موسٹلی اس طرح کے جو وہیکلز ہیں وہ ڈیزل کے اوپر چلتے ہیں، اور ڈیزل کی پرائس بہت زیادہ انکریز ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے کرایوں میں اتنا اضافہ ہے. اور پھر ایونچولی اس طرح کی خبریں سامنے آتی ہیں کہ مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کر دی جائے گی، پھر اس سے ایونچولی عوام کو ہی بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے. کلیش ہے نا. دیکھیں یہ ساری چیزیں کہتے ہیں نا کہ پھر ایسی جانب بڑھتی ہے کہ پھر بدامنی کی صورتحال پیدا ہونے لگتی ہے، لوگ مایوس ہونے لگتے ہیں، اور جب لوگ مایوس ہوتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر خدا نہ خواستہ معاملات بگڑنا بھی شروع ہوتے ہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے لوگوں کے پاس مین، جب آپ کسی بھی ملک میں شہر میں رہتے ہیں تو یہ تو آپ کی بیسک چیز ہے. آپ نے کمیوٹ کے لیے اپنا جو ہے وہ کہتے ہیں نا بنیادی طور پر اپنے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت آپ نے نارمل رکھنی ہے تاکہ لوگوں کا کمیوٹ مینیج ہو سکیں. پھر جب آپ نے دیگر چیزوں کی جانب بڑھنا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ اشیاء خورنوش کی بات کر لیں، ٹرانسپورٹ کی بات کر لیں، کمیوٹ، یو نیم اٹ، آپ کی ہر چیز اس سے جڑی ہے. آپ ایک طرف تو دیکھیں مہنگی پیٹرولیم مصنوعات آگ لگا رہی ہیں، تو دوسری جانب کہتے ہیں نا سیلابی پانی نے بھی تباہی مچا رکھی ہے. یہ ایک نیا مسئلہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سیزن میں سامنے آتا ہے. نالا بھیٹ کی تحصیل ہے فیروز والا، جہاں ہم دیکھ رہے ہیں تباہ کاریاں جاری ہے. اور یہ دیکھیں ویجولز ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ خاتون کس طریقے سے اتنے، یہ اب دیکھیں کتنا فلو ہے. یہ بظاہر آبادی نظر میں دیکھنے کو بڑا آسان لگ رہا ہے، اور یہ رہائشی علاقے ہیں. یہ کوئی، میں آپ کو بتا رہی ہوں، کوئی ندی نہیں ہے جہاں پر یہ پانی اس طرح سے فلو ہوتا ہوا جا رہا ہے اتنا سموتھلی. یہاں پہ لوگ رہتے ہیں. دیکھیں لوگوں کی گزرگاہ ہے. آپ یہ چیک کریں کس طریقے سے لوگ باقاعدہ اس گاڑیوں میں بیٹھ کر، بائک والوں کی اتنی مشکلات کا سامنا ہے، اور ہزاروں خاندانوں کو بے گھر کر دیا ہے. حکومت نے بھی متاثرین کو بے آر و مددگار چھوڑ دیا ہے. تو یہ بھیٹ کی اگر یہ صورتحال ہے تو آپ دیکھیں دیگر علاقوں کی بھی اب کیا بہت سارے ٹاؤنز ہیں صوبیہ جو اس سے متاثر ہیں. بالکل ایسے اس میں رچنا ٹاؤن شامل ہے، رانا ٹاؤن شامل ہے، پٹھان کالونی، اور اس کے علاوہ دیگر علاقوں تک حکومتی امداد نہیں پہنچ سکی ہے ابھی تک. علاقے میں خوراک اور پانی کی قلت بھی ہو چکی ہے. شیخو پورہ سے رپورٹ کر رہی ہیں سامیہ سعید. میں اس وقت موجود ہوں ضلع شیخو پورہ کی تحصیل فیروز والا میں، اور میرے پیچھے جی ٹی روڈ آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی. اور بظاہر تو ایسا لگ رہا ہوگا کہ سب کچھ نارمل ہے، لیکن انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے. یہ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، اگر میرے کیمرہ مین عمر عظیم آپ کو دکھا سکے تو یہ وہ سیلابی ریلا ہے جس نے اس وقت 40 سے 50 کلومیٹر تک کی آبادی کو شدید متاثر کیا ہے. اس سیلاب کی نظر درجنوں آبادیاں ہو چکی ہیں، جبکہ ہزاروں خاندان اس وقت بے گھر ہو چکے ہیں، اور بے آر و مددگار اس سیلاب میں امداد کا انتظار کر رہے ہیں. آئیے آپ کو کچھ گراؤنڈ ریالٹیز دکھاتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ اس وقت سیلاب کی کیا صورتحال ہے اور کون کون سے علاقے زیر آب ہیں. سیلاب متاثرین میرے ساتھ موجود ہے جن کو ریسکیو کر کے کنارے تک لایا گیا ہے. مجھے بتائیے گا کیا صورتحال اندر، کن مشکلات کا سامنا ہے؟ گرمی بہت زیادہ ہے، لوگ چھتوں پر محصور ہیں، تو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ آپ یقین کریں کہ اتنی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے نا. لوگ تو جاتے ہیں یہاں تک جو ہے نا، جو نزدیک گھر ہیں وہاں تک جو ہے راشن دے کے آ جاتے ہیں، لیکن آگے ساری آبادی آگے ہے، اور تمام کے تمام جو گھر ہیں وہ ڈوبے ہوئے ہیں، اور سارا گاؤں جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے. لوگ اپنے گھروں میں موجود ہیں، لوگ نہیں نکلنے والے. اس کی وجہ ہے کہ ہم کیوں نکلیں، کیسے نکلیں؟ اگر ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ہمارا گھر کا سامان چوری ہو جائے گا. سامان تو پہلے ہی خراب ہو گیا ہے، لیکن اگر گھر سے نکل جائیں گے تو سامان چوری ہو جائے گا. واپس گھر جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، جو جمع پونجی ہے وہ بھی چلی جائے گی. تو کیسے گھر سے ہم نکلیں؟ ہماری تو کوشش یہ ہے لیکن تحصیل انتظامیہ کی بالکل نااہلی ہے. آپ یقین کریں کہ ہمیں یہاں پر انتظامیہ نظر نہیں آئی 3-4 دن. بالکل ایسا ہی ہے. اس بات
बात में कोई दो राय नहीं है कि 48 घंटे बाद भी यहाँ पर जो भी कार्रवाई की गई उसको समा ने सबसे पहले रिपोर्ट किया, जिसके बाद यहाँ पर जो इंतज़ामिया है उसमें थोड़ी सी हलचल हमें दिखाई दी, लेकिन फिर भी यहाँ पर उस तरह से एक्शन नहीं लिया गया जिस तरह से या जितनी बड़ी यहाँ पर तबाही हुई है पानी से, या जितने बड़े आबादी और बहुत ज़्यादा लोग अंदर महसूर हैं, तो इंतज़ामिया की जानिब से अभी भी उस तरह से जो एक्शन है, जो इमदादी इक़दामात हैं वो नहीं उठाए गए। बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जो कि अपने घरों में महसूर हैं, घर की छतों पर इस तपती धूप में रहने पर मजबूर हैं और रात के वक्त भी उनके पास कोई ठिकाना नहीं है और बेयारो मददगार हुकूमती शख्सियात की जानिब देख रहे हैं कि अभी तक कोई भी हुकूमती इदारा या हुकूमती नुमाइंदा इस इलाके में नहीं पहुंचा कि इन लोगों की दाद रसी की जाए। और यहाँ के हालात इसी तरह हैं कि 7 दिन से यहाँ पर बिजली का निज़ाम भी मुनक़ता है, लोग यहाँ पर शदीद मुश्किलात का सामना है, खाने की किल्लत है, जबकि पीने के लिए पानी भी यहाँ पर मौजूद नहीं, और साथ साथ बीमारियों ने भी अब यहाँ पर डेरे जमाना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर देने के लिए मेडिसिन नहीं है और कोई भी इमदादी कार्रवाई हुकूमती सतह पर नहीं की जा रही। जी बहुत शुक्रिया साम्या, और बहुत ही हम देख रहे हैं कि जिस तरह का इलाका है, जिस तरह आप पहुंच के वहाँ पे रिपोर्ट कर रही हैं, हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू टीम समा। और आप लोगों को याद दिला दें कि फिरोज वाला के हवाले से समा की टीम सबसे पहले पहुंची, मुसलसल वहाँ पर अभी तक कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं पहुंचा है। कोशिश यही है कि अरबाब इख्तियार कुछ होश के नाखून लें। लाहौर में रात गए हरबंसपुरा में घर की छत गिरने के वाक़े में अमवात बढ़ती ही जा रही हैं। खातून, बच्ची और एक नौजवान समेत अब तक 4 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि मलबे में अब भी 5 से 6 अफराद के दबे होने की इत्तलात है। सर्च ऑपरेशन भी मुसलसल जारी है। तो ये अफसोसनाक वाक़या रात गए लाहौर में हरबंसपुरे में पेश आया है। अमवात की तादाद बढ़ती जा रही है, 4 लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि अभी तक 5 से 6 अफराद के मलबे तले दबे होने की भी इत्तलात है। और जख्मी होने वाले 4 अफराद को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मलबे तले दबे दीगर अफराद की तलाश भी जारी है। DC लाहौर की जानिब से बताया जा रहा है। अच्छा, ये कुछ विजुअल्स हैं जो ज़ाहिर है वहाँ पर उस वक्त जो ऐनी शाहिदीन उसे कह दें या उस वक्त जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने कुछ कैप्चर किए हैं। अब सालिक नवाज सभा के नुमाइंदे ताज़ा तरीन सूरत हाल उनसे जान लेते हैं। सालिक, बताइएगा इस अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक DC लाहौर की जानिब से क्या कहा जा रहा है और मज़ीद आपके पास क्या इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, ये लाहौर का इलाका है बागवानपुरा, और ये अफसोसनाक वाक़या यहाँ पर रात को 10:15 बजे के करीब पेश आया। यहाँ पर एक 3 मंजिला बोसीदा घर था जिसमें TR की छतें डली हुई थीं, और अहले इलाका के मुताबिक 10:15 बजे के करीब सबसे ऊपर वाली छत जो है इस पर चंद रोज़ कबल बारिशों की वजह से मिट्टी डाली गई थी और सबसे ऊपर वाली छत जो है वो गिरी, और उसके बाद दोनों जो पोर्शंस की छतें थीं वो सबसे निचले पोर्शन पे जितने अफराद थे उनके ऊपर आके गिरी। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत भी रात को यहाँ से जो कुछ ज़ख्मी बच्चे थे 3 से 4 उन्हें यहाँ पर रेस्क्यू किया, जबकि यहाँ पर रेस्क्यू का अमला पहुँचा, और रेस्क्यू का जो अमला है वो अभी तक यहाँ पर मौजूद है और रेस्क्यू का काम यहाँ पर जारी है। अब तक यहाँ से 10 अफराद को रेस्क्यू के मुताबिक यहाँ से 10 अफराद को निकाला जा चुका है, जिसमें से 4 अफराद जो हैं वो जान बाहक हो चुके हैं, जबकि 2 ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद देने के बाद यहीं से ही रवाना कर दिया गया था, जबकि बाकी जो ज़ख्मी हैं उन्हें सर्विसेज हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। यहाँ पर अहले इलाका के मुताबिक अभी भी और रेस्क्यू के मुताबिक भी कि कुछ लोग फैमिली के अंदर मौजूद हैं। उनका ये भी फैमिली के जो मेंबरान हैं जो बच गए हैं, उनका कहना है कि अभी भी 5 से 6 अफराद जो हैं वो मलबे तले दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू का अमला यहाँ पर अभी भी काम कर रहा है। और यहाँ पर DC लाहौर और कमिश्नर लाहौर ने भी इस जगह का विज़िट किया और उनका कहना था कि ये इस जगह पर अभी भी ज़ख्मी जो हैं वो अंदर मौजूद हैं, जिन्हें निकालने के लिए यहाँ पर रेस्क्यू का काम जारी है। और जल्द ही जो लोग मलबे तले दबे हैं अभी उनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो ज़ख्मी हैं या वो लोग भी जाँ बाहक हो चुके हैं, क्योंकि ये 3 मंजिला मकान था जो कि पुराना मकान था, बोसीदा मकान था, और इसकी दोनों मंजिलें जो हैं वो इस वक्त डिमोलिश हो चुकी हैं, नीचे गिर चुकी हैं, और ज़ख्मियों को निकालने का काम
जारी है, जबकि जो फैमिली मेंबर यहाँ पर बच गए हैं उनका कहना है कि अभी भी उनकी फैमिली के 5 से 6 अफराद जो हैं वो मलबे तले दबे हुए हैं। अच्छा सालिक, हम ये जैसे कि विजुअल्स में भी देख रहे हैं कि बहुत ही तंग गली है ये जहां पर ये मकान मौजूद है। अब तो यकीनी तौर पर इससे तो फिर जो रेस्क्यू एहलकार है उन्हें भी बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा होगा लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, फिर जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से। जी बिल्कुल, ये घर जहाँ पर मौजूद है वो बिल्कुल वो तंग गलियाँ हैं और रेस्क्यू की जो गाड़ियाँ हैं, जो एम्बुलेंस हैं, वो भी कोई 5 से 6 मिनट के फासले पे खड़ी हैं। अंदर गलियों में गाड़ी जाने की जगह नहीं है और ये भी एक वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो उस सुस्त रवि का शिकार है, क्योंकि मशीनरी भी नहीं जा सकती अंदर। इसके साथ साथ जो जिन ज़ख्मियों को निकाला जा रहा है उन्हें शिफ्ट करने के लिए भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि अहले इलाका का कहना है कि ये जो घर है, ये फैमिली यहाँ पर कोई 50 से 60 साल से यहाँ पे रह रही थी और ये घर जो है एक बोसीदा मकान था। यहाँ पर टीआर की छतें डाली गई थी और 10:15 के करीब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इसमें 2 बच्चे अभी तक रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक हो चुके हैं, एक खातून है, जबकि एक मर्द के बारे में बताया जा रहा है कि वो अब तक जाँ बहक हो चुके हैं। जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे जारी है और रेस्क्यू के अमले का कहना है कि ठीक है सालिक, आपसे दीगर अपडेट्स भी लेते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जहां कोई ना पहुंच सका वहां समा पहुंच गया। हम बात कर रहे हैं नाला भेट से होने वाली तबाही की, जिसने फिरोजवाला के कई देहात डुबो दिए हैं। रचना टाउन के नवाही गांव चलते हैं, जहां हमारे नुमाइंदे कासिम अरशद मौजूद हैं और उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। कासिम, बताइए इस वक्त का क्या अहवाल है वहां पर? जी बिल्कुल, जहाँ पर कोई ना पहुँचा वहाँ समा पहुँचा है और समा के नाजरीन के लिए हम ये मनाजिर लेकर आए हैं। ये वो इलाके हैं जहाँ पर कोई हुकूमती नुमाइंदा ना पहुँचा, लेकिन समा पहुँचा है हुकाम बाला तक आवाज़ पहुँचाने के लिए। इस वक्त हम रचना टाउन के नवाही गांव में मौजूद हैं और मैं तकरीबन आधा पानी में हूँ और ये गुजरगाह है। अगर जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगा तो यहाँ पर तकरीबन 8 फीट तक जो है वो गहरा पानी है। कैमरामैन जवाद याहिया अगर दिखा सकें, अगर किसी शख्स ने अपने घर से निकलना है तो उनके लिए मरहलावार मुख्तलिफ जो हाइट्स हैं, जो कि तकरीबन 4 फीट से लेकर 15 फीट तक की हाइट है, जिसको गुजर कर इनको जाना पड़ता है। रचना टाउन का नवाही गांव है। यहाँ के मकामी अफराद से जब हमारी बात हुई तो वो ये कह रहे थे यहाँ तक कोई इमदाद नहीं पहुँची। जब से यहाँ पर बरसाती नाला जो है उसके बायस पानी आया है, बरसाती नाले की वजह से पानी आया है, तब से कोई हुकूमती नुमाइंदा यहाँ तक नहीं पहुँचा। चंद एक फलाई तंजीमें यहाँ पर कुछ खाना फराहम करने के लिए आई, लेकिन वो भी अब मुकम्मल तौर पर गायब हैं। ये पीछे जितना भी एरिया है वहाँ पर जो है बिल्कुल सन्नाटे छाए हुए हैं। ये आफत ज़दा इलाके हैं जहाँ पर कई फीट पानी है। यहाँ के लोग खौफज़दा हैं पानी की वजह से और वो मुंतज़िर हैं और अपील कर रहे हैं हुकूमत से कि उन तक जल्द अज जल्द इमदाद पहुँचाई जाए, खाना पहुँचाया जाए, पानी पहुँचाया जाए, अद्वियात पहुँचाई जाए, ताकि उनके लिए इस आफतज़दा माहौल में, आफतज़दा वक्त में उनको रिलीफ मिल सके। जी बहुत शुक्रिया कासिम अरशद। और जैसा कि आप लोगों ने भी नाज़रीन देखा कि बाकायदा कितने घुटनों तक पानी है और ऐसे में समा की टीम वहाँ पर पहुंची। इससे पहले सामिया सईद, कासिम अरशद बाकायदा कश्तियों में जाकर इन टाउन्स की जो सूरत हाल है वो अरबाब इख्तियार तक पहुंचा रहे हैं कि खुदारा आप इनकी मदद को आए। ये हुकूमती काम है, समा का काम तो है आवाज़ उठाना, लेकिन हुकूमती काम है इनकी इमदाद फराम करना, इन्हें वहाँ से रेस्क्यू करना, इन्हें वहाँ से उन इलाकों से निकालना। तो खैर ये सूरत हाल है जो हम इन टाउन्स की देख रहे हैं। मुल्तान में दरिया चनाब में निचले दर्जे के सैलाब ने दरियाई बेल्ट के मकीनों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। मोजा नौरंगा आबाद की बात करें, जहाँ सैलाबी पानी दाखिल होने से जो मुतादिद मकानात हैं, फसलें हैं, बागात हैं, वो बहुत हद तक मुतासर हो रहे हैं। तो रिपोर्ट कर रहे हैं मकसूद चौहान। मुल्तान में दरियाए चनाब का सैलाबी पानी मौजा नौरंगा आबाद में दाखिल हो गया। सैलाब के बायस मुतअद्दिद मकानात मुतासिर होने से इलाका मकीन परेशान है। हमारे घरों के बुनियाद में पानी जा रहा है और दीवारें बिगड़ सकती हैं। इस वजह से आप देख सकते हैं इधर कोई हमारे हुकूमत की तरफ से इमदाद कुछ नहीं हुआ
और इधर लाइट वगैरह भी की शार्टिंग है, कभी आती है कभी आती नहीं है। फसलें, सब्जियां और आम के बागात मुतासिर होने से किसानों की साल भर की मेहनत सैलाबी पानी बहा ले गया। बहुत काफ़ी सारा नुकसान हो गया है। पिछले साल की निस्बत इस साल ज़्यादा नुकसान मालूम हो रहा है किसानों का। दरिया चिराम में सैलाबी सूरत हाल के बाइस मुतासिरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ मकसूद चौहान, सम्मा मुल्तान। नाजरीन, दीगर इलाकों की जो सूरत हाल है वो भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। जो मलिकवाल है उसका इलाका है, वहाँ पे बरसाती नाला भर गया है और 2 दिन पहले होने वाली बारिश का पानी अभी तक नहीं निकाला जा सका है। इलाके की सड़कें, ज़रई अराजी भी ज़ेर-ए-आब आ चुकी है, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। मजीद बात कर लेते हैं, वहाँ मौजूद हैं समा के नुमाइंदे तजम्मुल महमूद जंजुआ से। तजम्मुल, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मलिकवाल और इसके मुल्का इलाका जात में बारिश की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलिकवाल के इलाका रुकन में, जहाँ पर सेम नाला से पानी ओवरफ्लो होने की वजह से कई मुकामात से सड़क पर आ गया है, जिसकी वजह से जो आमदो रफ्त है वो इंतहाई मुतासिर हो रही है। इसके अलावा दर्जनों एकड़ ज़री अराजी जो है वो भी ज़ेर-ए-आब आ चुकी है, जिसकी वजह से धान की फसल इंतहाई मुतासर हो रही है। इसके अलावा मवेशी पाल हजरात को मवेशियों के लिए चारा काटते हुए भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वाले से जब मेरी मुकामी अफराद से बात हुई तो उनका कहना था कि बर वक्त सेम नाला की सफाई न होने की वजह से पानी ओवरफ्लो हुआ है। उन्होंने ज़िले इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द सेम नाला की सफाई मुकम्मल करवाई जाए ताकि उनकी मुश्किलात जो हैं वो कम हो सकें। जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। शकरगढ़ की बात करते हैं। नाला बई के किनारे कई आबादियां खतरात की जद में हैं, जबकि सैकड़ों एकड़ फसलें सैलाब में बह चुकी हैं। सैलाबी पानी घरों में भी दाखिल होने का खदशा बताया जा रहा है। मजीद बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे इरफान खान से। इरफान, यहाँ पे भी सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं नाला बई टेरा मर्दोवार के किनारे मौजूद हूँ, जहाँ हालिया बारिशों की वजह से नाला बई के पानी के बहाव में इजाफा हुआ है और सैकड़ों जो ज़री एकड़ ज़मीन है इस कटाव का शिकार हो चुकी है। किसानों की फसलें यहाँ पानी में बह गई हैं। उनसे जान लेते हैं कि आपका ज़मीनी जो कटाव हुआ क्या क्या नुकसान हुआ है। अभी तक हमारी किसी ने भी हालात पुरसी नहीं की। जो कुछ हम कर रहे हैं हम अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। ना कोई हुकूमत का कोई कारकुन इधर आया है, ना किसी दूसरे इंतजामिया के बंदे ने किसी ने हमसे कोई रुजू किया है। जो किसान हैं परेशान दिखाई दे रहे हैं, वो हुकूमत पंजाब से गिला करते दिखाई दे रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से किसी भी किस्म के खातिर खा इकदाम नहीं किए गए। उन्होंने मुतालबा किया है यहाँ पर हिफाजती ठोकरें बनाई जाए ताकि वो भी सैलाबी सूरत हाल से बच सके। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। तो सैलाब और सैलाब की तबाहकारियाँ जारी है। समा कोशिश करता रहा है हमेशा कि चप्पे चप्पे की जो सूरत हाल है वो आप तक पहुँचा सके, उन दूर अफ्तादा इलाकों का अहवाल आप तक पहुँचा सकें ताकि अरबाब इख्तियार इसको कुछ नोटिस ले और इलाका मकीनों की मदद को आ गया। पूरा पाकिस्तान एक तरफ और सिंध एक तरफ HIV की वबा संगीन नौयत इख्तियार कर चुकी है। इसी अहम इशू पर आज तफसील से हम आपको आगाह करेंगे, बात करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर से अब तक ये जो जानलेवा मर्ज़ है ये किस हद तक सरायत कर चुका है। और ये जानने के लिए चलते हैं साथी एंकर उमैर बशीर की जानिब। ओवर टू यू उमैर, ज़रा बताइएगा कि अब क्या सूरत हाल है, किस हद तक ये जो वबा है, ये जो मर्ज़ है, ये फैल चुका है। नाज़रीन, सिंध में HIV की वबा खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी है। रवां साल के सिर्फ 6 महीनों पर नजर डालें तो 729 बच्चों में वायरस की तशखीस हुई। पाकिस्तान में रिपोर्ट होने वाले 90% से ज़्यादा मुतासरा बच्चों का ताल्लुक सिर्फ सिंध से है। मुतासरा बच्चों में 447 लड़के और 282 लड़कियां शामिल हैं। सबसे ज़्यादा जून में 171 बच्चों में HIV की तस्दीक हुई। गुज़श्ता साल अक्टूबर में कराची के कलसूम बाई वलीका अस्पताल में HIV का आउटब्रेक हुआ, जहां अब तक 100 से ज़्यादा बच्चों में HIV की तस्दीक हो चुकी है। मुतासरा बच्चों की उम्रें 2 माह से लेकर 12 साल तक हैं और उनमें ऐसे ख़ानदान भी हैं जिनके 4 बच्चे और चारों HIV से मुतासिर हो चुके हैं। HIV से मुतासरा 9 बच्चे जाँ बहक भी हो चुके हैं। HIV की वबा जानलेवा हुई तो सरकार को भी होश आया। गैर कानूनी क्लिनिक्स, ब्लड बैंक्स और गैर महफूज इंजेक्शंस के खिलाफ क्रैकडाउन तो शुरू कर दिया गया, लेकिन जो मुतासरीन हैं उनका जीना दूभर हो चुका है। मुतासरा बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा है तो वालिदैन को नौकरी पर रखने से इनकार किया जा रहा है।
حال یہ ہے کہ ذمہ داروں کے لیے سزائیں کیا ہونی چاہیے اس کا بھی ابھی تک تعین نہیں کیا جا سکا۔ ناظرین، یہ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، اس رپورٹ نے ثابت کر دیا ہے کہ کراچی کے اسپتال بیماریاں بانٹنے لگے ہیں۔ ولی کا اسپتال اور لانڈی اسپتال کے بعد صوبراج اسپتال میں بھی عملے کی مبینہ غفلت سامنے آ گئی ہے۔ بڑے پیمانے پر طبی فضلے سے بیماریوں کے پھیلاؤ کا ذمہ دار کون ہے، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ کراچی میں انسانی صحت سے کھلواڑ کا ایک اور واقعہ۔ ولیکا اور لانڈی اسپتال کے بعد اب صوبراج اسپتال بھی سوالوں کی زد میں۔ اسپتال کے احاطے میں انسانی پلیسنٹا، استعمال شدہ سرنجز اور طبی فضلہ موجود ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ اسپتال میں بایو میڈیکل ویسٹ کی تلفی کے نظام پر سنگین سوالات اٹھ گئے۔ طبی ماہرین کے مطابق انسانی پلیسنٹا کو لیک پروف بایو ہیزرڈ بیگ یا مخصوص کنٹینر میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ اسے عام کچرے یا کھلے میدان میں پھینکنا انسانی صحت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ جو سرنجیں باہر پڑی ہوئی ہیں، یہ تو بڑا کرائم ہے، وہ ری یوز ہو جاتی ہیں، وہاں سے لوگ لے جاتے ہیں، تو اس سے پھر آپ کو ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی اور آپ کے جو HIV پھیل رہا ہے، تو وہ بھی اس پہ کارن نہیں۔ شہر قائد کے اسپتالوں میں بڑی غفلت مسلسل سامنے آنے کے بعد بایو میڈیکل ویسٹ مینجمنٹ کے نظام پر سنگین خدشات پیدا کر دیے۔ سوال یہ ہے کہ اگر اسپتالوں میں ہی طبی فضلہ محفوظ نہ ہو تو شہریوں کی جان کا تحفظ کیسے ممکن ہوگا؟ حامد الرحمان، سما، کراچی۔ یہی بات ہے نا کہ شہریوں کی جان کا تحفظ کیسے ہوگا۔ حامد الرحمان کی یہ رپورٹ آپ نے دیکھی ہے، حامد الرحمان ہمارے ساتھ موجود بھی، انہی سے بات کرتے ہیں۔ حامد، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ اس وقت کلثوم بائی ولیکا اسپتال اور جو سوشل سیکیورٹی اسپتال لانڈی کے کیسز کی تازہ ترین صورتحال ہے کیا؟ ہم جاننا چاہیں گے کہ اب تک کتنے بچوں میں HIV کی تصدیق ہو چکی ہے، اور حامد کیا ان کے درمیان کوئی مشترک تعلق سامنے آ پایا ہے؟ آپ نے یہ کوئی پیٹرن نوٹ کیا ہے حامد؟ دیکھیے، جو کلثوم بائی ولیکا اسپتال ہے، یہاں پر تو کوئی 100 کے قریب بچے ہیں جن کو HIV جو ہے وہ HIV سے متاثر، اور جو اب تک کی جو معلومات ہے اس کے مطابق تو یہ کہ جو انڈومنٹ فنڈ تھا اس کا تعین ہونا تھا، اس کے لیے زیادہ طریقہ کار وضع ہونا تھا، اور اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ 30,000 روپے فی بچہ جو علاج کے لیے دیے جائیں گے، چونکہ اب ان بچوں کا علاج آغا خان اسپتال میں ہو رہا ہے جو ولیکا اسپتال والے۔ اسی طرح جو لانڈی ہاسپٹل ہے، یہاں سے 15 بچے متاثر ہوئے تھے جو ریکارڈ پر موجود ہیں، اور جن کا علاج جو ہے وہ انڈس اسپتال سے جاری ہے، اور وہاں کی جو معلومات ہو اس میں اب یہ اضافہ ہوا ہے کہ جی جو محکمہ جاتی کمیٹی ہے وہ قائم کر دی گئی ہے۔ ڈاکٹر نائلہ ظہیری اس کمیٹی کے سربراہ ہیں، 5 رکنی کمیٹی ہے جو تحقیقات مکمل کر کے دے گی، جس کے بعد یہ پتہ لگ سکے گا کہ آیا جو لانڈی اسپتال ہے اور جو ولیکا اسپتال میں کوئی بات مشترک ہے بھی یا نہیں ہے کہ جو HIV وہ کیسے پھیلا، کیونکہ جو ولیکا اسپتال تھا اس میں جو 5 رکنی کمیٹی نے تحقیقاتی رپورٹ پیش کی تھی، اس میں یہ امکان ظاہر کیا گیا تھا کہ بچوں میں جو HIV کی جو منتقلی ہے وہ ایک ہی سرنج سے کئی بچوں کے جو ہے وہ انجیکشن لگانے کے بعد شاید منتقل ہوا، اور یہ اس میں رپورٹ میں یہ بتائیے گا کہ ابتدائی تحقیقات میں وائرس پھیلنے کی ممکنہ وجوہات کیا سامنے آ رہی ہیں اور کیسی غفلت کے شواہد ملے ہیں؟ دیکھیے، جو 5 رکنی کمیٹی ولیکا اسپتال میں بنی تھی، ڈاکٹر نائلہ ظہیری تھی اس میں بھی، انہوں نے اس کی سربراہی کی تھی، اور کمیٹی نے اس کا امکان ظاہر کیا تھا کہ یہ ممکن ہے کہ جو اسپتال میں استعمال ہوئی سرنج کو دوبارہ استعمال کیا گیا اور کئی بچوں کو انجیکشن لگانے کی اطلاعات ہیں، جس پر جو ہے پھر کمیٹی نے جو ابتدائی طور پر 10 لوگوں کو معطل کیا تھا، پھر اس کے بعد یہ تعداد بڑھا کر 37 کر دی گئی تھی، جن کے خلاف جو ہے وہ شوکاز جاری کیے گئے تھے۔ تاہم ان کے خلاف اب تک کوئی سزائیں نہیں تجویز ہو سکے کہ کس کو ذمہ دار ٹھہرا کر نوکری سے فارغ کیا جائے، کسی کے خلاف کرمنل ایکٹ کے تحت مقدمہ کیا جائے، کچھ کو کس طرح کی سزائیں دی جائیں، تو یہ مرحلہ ابھی باقی ہے۔ جبکہ جو لانڈی ہسپتال ہے وہاں پر آج یا کل جو ہے وہ رپورٹ جو ہے وہ دوبارہ جمع کروا دی جائے گی، جس کے بعد یہ پتہ لگ سکے گا کہ لانڈی ہسپتال میں وجہ کیا بنی ہے جو بچے متاثر ہو رہے ہیں، اور 15 بچے وہ ہیں جو انڈس ہسپتال میں جو زیر علاج ہیں۔ ممکن ہے کچھ ایسے والدین اس میں ڈرتے ہیں، خوف کا شکار، اسٹگما ہے، تو سامنے آنے کو تیار نہیں ہے۔ تو جو لانڈی ہسپتال کی رپورٹ ہے وہ آج ہے، لیکن حامد وہی بات نا کہ کیا اسپتالوں میں انفیکشن کنٹرول کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے کوئی ہنگامی اقدامات کیے گئے ہیں؟ اس حوالے سے آپ کچھ بتائیے۔
देखिए, हंगामी तौर पे तो कोई इकदाम नहीं किए गए। यही वजह है कि जो कल जो है सोबराज अस्पताल की पूरी एक सामने आई तफसीलात, वहाँ की जो सिरिंजेस थी खून आलूद या प्लेसेंटा था वो कचरे में फेंका गया था, और इसका मतलब है कि अस्पतालों में हंगामी इकदाम कोई नहीं हो रहे। लेकिन वलीका अस्पताल की बात करें तो वहाँ पर IPC जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन कमेटी है वो कायम की गई थी। इन्फेक्शस माहिरीन की टीम वहाँ गई थी, उन्होंने वहाँ जो 7 रुकनी कमेटी है उसको तरबियत भी दे रही है। वहाँ पर पहले ये इतलात थी कि जो तिब्बी फुजला था वो बाहर फेंका जा रहा था, अब ये देखा जा रहा है कि वहाँ भी इंसिनरेटर एक्टिव हो गया, उसमें वो उसको तल्फ किया जा रहा है। तो अस्पताल की हद तक तो हुआ है, लेकिन सिंध की सतह पर अगर हम बात करें तो ये चीज़ इस पर कमी देखने में आ रही है, क्योंकि इन्फेक्शन कंट्रोल जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से इस तरह के वाकयात पे दर पे अब सामने आ रहे हैं। दिखाई नहीं दे रहा है। हामिदुर रहमान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कितना अब देखिए एक संगीन मसला बनता जा रहा है। कोई अस्पताल भी इस हवाले से उनके पास कोई मुनज़्ज़म सिलसिला नहीं है कि इसे किस तरह कंट्रोल करना है। अब कराची में HIV वायरस के फैलाव का ये जो अहम तरीन मामला है, कमिश्नर सिंध एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन हादी बख्श कलहोड़ो कहते हैं कि वलीका के इलाके में 120 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। लांडी अस्पताल में 3 मुस्बत केसेस सामने आए हैं। हादी बख्श कलहोड़ो ने HIV से मुतासर अफराद को हर माह माली मदद फराहम करने का भी ऐलान कर दिया। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान को इंटरव्यू देते हुए कमिश्नर CC का मजीद क्या कहना था, आइए आपको भी सुनवाते हैं। हमने रिक्वेस्ट की है, हम हमारे सेक्रेटरी लेबर के थ्रू वो हमारा उनसे इंशाल्लाह वो दे देंगे हमें एक्सपर्ट, और हम अपना भी हायर करने जा रहे हैं इन्फेक्शस डिजीज़ का एक्सपर्ट कंसल्टेंट। वैसे तो हमारे पास काफ़ी हैं, इन्फेक्शस डिजीज़ के हवाले हमारे पास नहीं था, तो हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वो भी हायर कर रहे हैं इंशाल्लाह। हॉस्पिटल में आने वाले हर बंदे की स्क्रीनिंग हो रही है, वो OPD में हो या इंडोर पेशेंट हो, सबकी स्क्रीनिंग हो रही है। अगर कोई पॉजिटिव आ रहा है तो उसको हम एकदम रेट्रोवायरल थेरेपी जो है ART सेंटर जो CDC वालों ने बनाया हुआ है हमारे यहाँ, वो दवाई प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर कहीं पे कोई कॉम्प्लिकेशन है तो हम अपने सिक्योर्ड वर्कर्स को फिर अच्छी हॉस्पिटल्स में रेफ़र कर रहे हैं। तकरीबन हमारे यहाँ जो OPD की फिगर है दोनों हॉस्पिटल्स में, वो है अपना वलीका में और लांडी हॉस्पिटल में 1000 से प्लस है, 1000 प्लस। हाजी साहब, एक चीज़ जो सामने आई थी कि सरंजों का इस्तेमाल ये एक सोर्स है, तो आपके ख्याल में क्या कोई और वजूहात भी हैं जिसकी वजह से बच्चों में और बड़ों में ये HIV पॉजिटिव हुआ, या सिर्फ एक यही सोर्स थी? HIV का सिर्फ सिरिंज एक वाहिद सोर्स नहीं है, उसके काफ़ी सोर्सेज हैं। हम जहाँ से दांतों का काम कराते हैं, हम जहाँ से नई या हजम से जो शेव कराते हैं या बाल कटवाते हैं, वहाँ से भी हो सकता है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरफ से वहाँ से भी हो सकता है। बच्चों का जहाँ से हम खतना करवाते हैं वहाँ से भी हो सकता है। मतलब जहाँ पे भी प्रिक होता है ना, जहाँ पे भी कट लगता है, ब्लड निकलती है, तो वो सोर्स बन सकता है इसके फैलने का। तो उसको वो ये मैंडेट, जैसे मैंने आप रिक्वेस्ट की, ये मैंडेट होता है हेल्थ केयर कमीशन का जो हमारी है, वो देख रहे हैं। अच्छा, कोएक्स जो बैठे हुए हैं इलाकों में, जैसे अभी इनिशियली CDC वालों ने वलीका के इलाके में 10,000 प्लस लोगों का वो जो स्क्रीनिंग कराई, तो उसमें से 120 केसेस पॉजिटिव आए। उसमें से 81 जो थे वो हमारे सिक्योर्ड वर्कर्स में थे, बाकी 39 जो थे वो इलाके के लोग थे, वो हमारे पास कभी नहीं आए। हमारे यहाँ लांडी में एक वो इनिशियली जो 3 आए पॉजिटिव, उनमें से एक 70 साल खातून थी, उसने दांतों का काम कहीं से बाहर से वो दांत लगवाए थे तो वो पॉजिटिव होगी, और 2 बच्चे थे, उन्होंने कहीं से खतना करवाया था बाहर से, तो इसी वजह से उनकी बाकायदा हिस्ट्री है। अब इन सब की हिस्ट्री भी हम मेंटेन कर रहे हैं। हाजी साहब, बच्चों के वालिदैन की जानिब से एक बात की जा रही है कि जो एंडोमेंट फ़ंड है उसका इस्तेमाल कैसे होगा, और इस हवाले से कोई अभी तक तरीक़ाकार वज़ह नहीं किया गया है, आप क्या कहते हैं? जब तक एंडोमेंट फ़ंड का फाइनल हो रूल्स रेगुलेशंस वगैरह, तब तक हम उनको यहाँ से देंगे, हेड ऑफिस से मंथली उनको कंपनसेशन देंगे, उनको स्टाइपेंड कहें उसको, या जो भी मंथली जो हमारी फाइनेंस कमेटी अप्रूव करेगी, वो हम हर महीने पर पेशेंट उनको दे देंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। इसी अहम इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आगा खान अस्पताल में डॉक्टर फैसल महमूद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब समा को अपना सुबह सवेरे वक्त देने का। ये कहिएगा कि सिंध में बच्चों में HIV के केसेस मुसलसल सामने आ रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इस रुझान को? बच्चों में HIV फैलने की बड़ी वजूहात आपके ख्याल से क्या है? क्या ये ज़्यादातर तिब्बी गफलत का नतीजा है, या फिर कोई दीगर अवामिल भी इसमें शामिल हैं?
اس عالم بلانے کا شکریہ. دیکھیں اس میں 2 چیزیں ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ ہم سندھ میں بچوں میں تو دیکھ ہی رہے ہیں، مگر یہ صرف سندھ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے ملک کے اندر ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب HIV کے کیسز جو ہیں وہ نہ صرف جو جس کو نارمل جو طریقے کہتے ہیں اس سے پھیل رہا ہے، مگر یہ ہیلتھ کیئر جو ہمارے جو فیسلٹی ہیں، چاہے وہ ہاسپٹل ہو، کلینک ہو، ڈسپینسری ہو، کویک ہو، ان سے لوگوں کو پھیل رہا ہے. اس طرح سے آؤٹ بریک ہم نے سندھ کے علاوہ پنجاب وغیرہ میں بھی دیکھا ہے. اینڈ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے جو آپ نے مینشن کیا تھا کہ ہسپتالوں کے اندر، کلینکس وغیرہ کے اندر انفیکشن پریونشن کے جو پروٹوکول ہیں وہ فالو نہیں ہو رہے ہیں. جی اچھا، تو بالکل ڈاکٹر صاحب، لیکن سوال یہ ہے بنیادی طور پر کہ کیا پاکستان میں اسپتالوں اور کلینکس میں انفیکشن پریونشن اینڈ کنٹرول کے نظام میں آپ سمجھتے ہیں کمزوریاں بھی موجود ہیں؟ کیونکہ آپ نے اپنی گفتگو میں بھی کہا نا کہ پروٹوکولز فالو نہیں ہو رہے ہیں، تو پھر ہاؤ اٹ وڈ ایونچولی ورک؟ پھر کیا ہم یہی سلسلہ آگے یہی پیٹرن دیکھتے رہیں گے خدا نخواستہ، اور اس طرح بچوں کی جو صحت ہے وہ کمپرومائز ہوتی رہے گی ڈاکٹر صاحب؟ بالکل. سو انفارچونیٹلی جو ہمارا انفیکشن پریونشن یا انجیکشن کے جو پروٹوکولز ہیں اس کو فالو نہیں کرنے کی وجہ سے آلریڈی ہم ایک مسئلے میں تو پڑ چکے ہیں جو کہ ہیپیٹائٹس سی کا ہے. پاکستان دنیا کا سب سے بڑا میں ہیپیٹائٹس سی کے ریٹ سب سے زیادہ ہیں. اس کی وجہ ایگزیکٹلی یہی ہے جو کہ ابھی ہم HIV میں دیکھ رہے ہیں. اور اگر اس کو ہم کنٹرول نہیں کریں گے تو جس طرح سے ہیپیٹائٹس سی پورے ہمارے ملک میں پھیل گیا ہے، HIV بھی اس طرح سے پھیل جائے گا. صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ کہے گا کہ جو متاثرہ لوگ ہیں، خصوصی طور پر جو بچے ہیں، ان میں اگر بر وقت ڈائگنوسس ہو جاتا ہے تو یہ علاج میں کتنی اہمیت رکھتا ہے؟ آپ کا یہ سوال بہت اچھا ہے. آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے جاننا کہ HIV کا ہمارے پاس اب ٹریٹمنٹ بہت اچھی ہے. اتنی اچھی ٹریٹمنٹ ہے کہ یہ وائرس بالکل دب جاتا ہے، اینڈ جب وائرس دب جاتا ہے تو آپ کی قوت مدافعت جو کم ہو جاتی ہے وہ سب واپس آ جاتی ہے. مگر HIV کا کوئی کیور نہیں ہے، یعنی کہ HIV کو آپ جسم سے ختم نہیں کر سکتے. بالکل ایسے جیسے کہ کسی کو شوگر ہو یا بلڈ پریشر ہو، ایک دفعہ آپ کو ہو جائے تو ہو جاتی ہے، آپ کو پوری زندگی پھر آپ کو دوائی لینے کی ضرورت پڑتی ہے. درست بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب سے کچھ دیر پہلے چونکہ خبر وہی انداز میں ہے کہ ٹیم نے مکمل طور پر اس میں جو ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں، ڈفرینٹ ہاسپٹلز ہیں، وہاں سے ذرا موقف پتہ کرنے کی کوشش کی ہے. تو مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ایک اسٹگما ہے. اگر کوئی ایسی چیز ڈائگنوز ہوتی بھی ہے بچے میں، والدین چھپاتے ہیں، والدین بتاتے نہیں ہیں. تو یہ کتنا ضروری ہے یہ اویئرنیس بھی پیدا کرنا ڈاکٹر صاحب کہ یہ اسے اسٹگما نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کا جو علاج ہے وہ ممکن بھی ہے، بچہ دوبارہ اپنی زندگی میں واپس آ سکتا ہے. کتنا امپورٹنٹ ہے یہ اویئرنیس کریٹ کرنا؟ بالکل جی، آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے. اسٹگما یعنی کہ ایک طرح سے اگر کسی کو پتہ لگتا ہے کہ کسی کو HIV ہے تو ایک دم سے ہٹ جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے یہ چھوت کی بیماری ہے، یا ان کو لگتا ہے اس سے کوئی غلط کام کیا ہوگا. اینڈ صرف بچوں میں نہیں، بڑوں میں بھی ہم اسٹگما دیکھتے ہیں. اور اس کی وجہ سے لوگوں کی نوکریاں جاتی ہیں، بچے اسکول سے جاتے ہیں. ہم نے ایسے دیکھیں کہ مریض ڈاکٹر ریفیوز کرتا ہے کہ ان کا احتیاط یا خیال نہیں رکھیں گے یا آپریشن نہیں کریں گے. اور یہ جو ہے نا، یہ ان اے وے آلموسٹ کرمنل ہے. آپ HIV چھونے سے نہیں لگتی، گلے لگانے سے نہیں لگتی، اسکول میں نہیں پھیل سکتی. تو لوگوں کو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بھی ایک بیماری ہے، دوسری بیماری کی طرح. یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ عام روزمرہ کی چیزوں سے نہیں لگ سکتا. اینڈ HIV لگنے کے طریقے بہت سارے ہیں. اینڈ آج کل انفارچونیٹلی جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ بلڈ سے یا انجیکشن سے یہ لوگوں کو پھیل رہا ہے. بالکل ایسے ڈاکٹر صاحب، اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ڈاکٹر فیصل ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا. ایک بہت ایشو جو آج خبر وہی انداز میں کی ٹیم نے سب کے سامنے رکھا، اور اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. آپ سے ہوتی ہے انشاءاللہ ملاقات کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ.